नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एग्जाम के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके एजीटीए से संबंधित मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तो साथियों, अब से पहले हमने जो कल से पहले संडे आया था उसमें हमने मॉक टेस्ट सीरीज का एक पार्ट अपलोड किया था और ये साथियों मेरा मॉक टेस्ट 2 है और यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा शायद मॉक टेस्ट आप कृषि के क्षेत्र में देख पाओगे। और पेपर में ऐसे ही प्रश्न साथियों छपेंगे आपके, क्योंकि आपको यकीन नहीं होने का, कल भी मुझे पूरा दिन हो गया था आपके इस सेट को बनाने में। मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा टीम नहीं है कि मैं उससे टाइप करा लूंगा, उससे मैं पीडीएफ तैयार करा लूंगा। मुझको स्वयं ही काम करना पड़ता है। और साथियों, मैंने इस टेस्ट को अपलोड करने के लिए बोला था कल शाम 7 बजे, लेकिन मेरी थोड़ी कोई समस्या थी जिस कारणवश मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आज आपको ये टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एक रफ कॉपी और एक पेन अपने पास में रख ले और ईमानदारी से लास्ट में मुझे बताना कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं। और साथियों, ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लिया मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा और उसके आंसर बोलूंगा, तो कुछ टाइम के लिए मैं रुकूंगा। तो उसमें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर दीजिए। मैं आंसर भी कुछ टाइम बाद बताता चलूंगा और ईमानदारी से मुझको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मेरा सर इतना राइट हुआ है, इतना नहीं। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए अपना 100% टाइम दिया है, तो आप भी मुझको अपना 100% टाइम दोगे ईमानदारी से। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने मॉक टेस्ट 2 की तरफ। और यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा मॉक टेस्ट आपको मिल रहे होंगे, बहुत निचोड़ और बहुत एक्सपीरियंस के साथ में। फुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो मॉक टेस्ट मैं करा दूंगा या जो मॉक टेस्ट में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो उसको मैं दोबारा रख दूंगा, नहीं तो फिर मैं उस क्वेश्चन को अगले मॉक टेस्ट में नहीं रखूंगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम आज के इसे मॉक टेस्ट 2 की तरफ। तो साथियों, ये हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर। मतलब मैं साथियों इनको ए बी सी ही बोलूंगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरा थोड़ा सिस्टम में ये गड़बड़ाहट है कि ए बी सी ऑप्शन ना देकर 1 2 3 देता है, लेकिन आप इनको ए बी सी मान के चलिए। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मैसूर। तो अब आपका समय स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग मैंने आपको बता दिया है, या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर जल्दी से आप आंसर लगा दीजिए मेरे बोलने से पहले। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय साथियों ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इसकी जो स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। और साथियों, मैं आपको बताऊं, ये 100 क्वेश्चन नहीं है, ये 100 क्वेश्चन के कम से कम आपके 150 प्लस 200 क्वेश्चन के करीब जाएंगे, देखना आप। और टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मतलब ज्यादा लग जाए वीडियो में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता भी चलूंगा। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है?
ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है, उस जिले का नाम साथियों ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर जिला ऐसा है जिसकी उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा मिलती है। नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं साथियों। पर्सन नंबर 3 है, गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वार रोग होने का कारण है। साथियों, गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण है। ऑप्शन ए प्रोटीन की कमी, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी और ऑप्शन सी आपका विटामिन की कमी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। गाय और भैंसों में जो दुग्ध ज्वार होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वार रोग होने का कारण साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी के कारण दुग्ध ज्वार होता है गाय और भैंसों में। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पर्सन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो साथियों, ये हमारे जनपद हैं और ये इनके मुख्यालय है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से जनपद का मुख्यालय आपका गलत है। ऑप्शन ए अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, बिदूना, ऑप्शन सी है संत कबीर नगर, खलीलाबाद और ऑप्शन डी है अमेठी, गोरीगंज। तो अब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि कानपुर देहात का साथियों बिंदुना नहीं है। कानपुर देहात का जो है राइट आंसर कानपुर माटी है। क्या है साथियों, कानपुर, कानपुर माती, कानपुर माती है मुख्यालय कानपुर देहात का। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर सही है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद सही है, अमेठी गोरीगंज का सही है। तो साथियों, एक पर्सन से ही आपके इसमें 4 आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं 100 क्वेश्चन नहीं, ये कम से कम 2 क्वेश्चन प्लस पहुंचेगा। और आप ईमानदारी से क्वेश्चन करते रहना। अंत में जो मैं आंसर बोल रहा हूँ उससे मिला के मुझको बताना कि आपका इतना गलत हुआ, इतना सही हुआ है। और साथियों, नेगेटिव है इसमें 1/4 की। नेक्स्ट पर्सन हमारा पर्सन नंबर 5, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है। ऑप्शन ए कठपुतली, तमाशा, ऑप्शन बी स्लाइड शो, ऑप्शन बी स्लाइड शो, ऑप्शन ऑप्शन बी स्लाइड शो, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी जन संबोधन प्रणाली। तो आपको बताना है संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे साधन है। कठपुतली तमाशा, स्लाइड शो, ड्रामा, जन संबोधन प्रणाली। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे साधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी जन संबोधन प्रणाली सर्वे साधन है संचार की प्रक्रिया का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो साथियों, C4 इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन टाइपिंग में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो कथन 1 है साथियों, मक्का C4 पौधा है। कथन 2 है हमारा साथियों, क्रंच एनाटमी C4 पौधे में पाई जाती है। ठीक है साथियों। और कथन हमारा 3 है, C3 पौधों में प्रकाश श्वेषण नहीं होता है। पहला प्रश्न को देख लीजिए, कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है मक्का C4 पौधा है। दूसरा कथन है क्रंच एनाटमी C4 पौधे में पाई जाती है। और साथियों तीसरा कथन है C3 पौधों में प्रकाश श्वेषण नहीं होता है। कथन हमारे इस प्रकार है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक कथन, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। ABC इसके ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। पहला एक बार इसको स्किप कर लीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको पॉज कर लीजिए। अब आप इसका आंसर दे सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें टाइम आपको ज्यादा दूंगा, एक बार समझ लीजिए। तो ये साथियों इसके ऑप्शन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 कथन हमारे सही है। तो 1 और 2 कथन साथियों हमारे यही है, ये कथन और ये कथन। तो मक्का C4 पौधा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और क्रंच एनाटमी C4 पौधे में पाई जाती है। तो इसका ए और बी कथन दोनों सही है, लेकिन ये वाला सी कथन हमारा गलत है, जिस कारण इसका हमारा 1 और 2 किसमें आ रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके के प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। बेबीकरण की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? ऑप्शन ए सिलिक निकलने के 2 से 3 दिन बाद। ऑप्शन बी लटकाने के 2 से 3 दिन बाद। ऑप्शन सी दुग्ध अवस्था। ऑप्शन डी R4 अवस्था। तो R4 भी साथियों इस तरीके से लिखा हुआ है ये। तो आपको बताना है बेबी कॉर्न की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों बेबी कॉर्न की तुड़ाई जो की जाती है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिक निकलने के 2 से 3 दिन बाद बेबी कॉर्न की तुड़ाई की जाती है। ठीक है साथियों। और इसमें एक महत्वपूर्ण मैं बात बताऊं आपको कि जो प्रथम तुड़ाई की जाती है बेबी कॉर्न की साथियों, प्रथम जो तुड़ाई की जाती है बुआई के लगभग 45 से 50 दिन बाद। ठीक भाई, एक तो अवस्था पूछ ली उसने सिलिक निकलने के 2 से 3 दिन बाद, लेकिन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बेबी कॉर्न की तुड़ाई प्रथम, मतलब बेबी कॉर्न की प्रथम तुड़ाई कब की जाती है, कितने दिनों पर? तो ये प्रथम तुड़ाई की जाती है साथियों बुआई करने के 45 से 50 दिन बाद। ठीक है साथियों। जो आपके डाउट होंगे या जो क्वेश्चन से रिलेटेड पर्सन होंगे इधर उधर के, मैं आपको उनके साथ में बताता चलूंगा कि आपके ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, फल मक्खी निम्नलिखित में से किस फल के त्वचा के नीचे अंडा देती है? फल मक्खी निम्नलिखित में से किस फल के त्वचा के नीचे अंडा देती है? ऑप्शन ए भिंडी। ऑप्शन बी बैंगन। ऑप्शन सी कद्दू। ऑप्शन डी टमाटर। तो साथियों ये बताना है आपको फल मक्खी किस फल के त्वचा के नीचे अंडा देती है।
तो ये आपके आंसर हैं भिंडी, बैंगन, कद्दू, टमाटर। तो राइट आंसर साथियों इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फल मक्खी कद्दू की त्वचा के नीचे अंडा देती है। जो फल मक्खी है कद्दू के नीचे अंडा देती है, उसकी त्वचा के नीचे अंडा देती है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, पर्सन नंबर 9। नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थायी रूप से क्या कहते हैं? नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आपका समय स्टार्ट हो गया है। तो नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं साथियों? बांगर, खादर, एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नवीनतम जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से भी जाना जाता है और खादर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बात करते हैं। तो जब ये दोनों है एक और दोनों, तो ये दोनों वाला ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन नंबर 10 है। ये साथियों मृदा ऐसे है। मृदा मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा है? ठीक है साथियों, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा है? रिले अपर्दन, उछलन अपर्दन, परत अपर्दन या जलप्रपात अपर्दन? बताइए साथियों आपका टाइम स्टार्ट है। मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा है? रिले अपर्दन, उछलन अपर्दन, परत अपर्दन, जलप्रपात अपर्दन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप जलप्रपात अपरदन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हमारी फसल है और ये संबंधित क्या है साथियों? ये रोग है। ठीक है साथियों, ये मतलब जैसे किसमें कौन सा होता है ये उससे रिलेटेड है। जैसे ऑप्शन ए टमाटर अगेती झुलसा, भिंडी पित्सिरा मोजेक, और ऑप्शन सी है बैंगन फेमोस्पिस ब्लाइट, और ऑप्शन डी आलू लाल सड़न। तो ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि जो टमाटर है, टमाटर उसमें अगेती झुलसा लगता है, भिंडी में पित्सिरा मोजेक लगता है, और बैंगन में फोमोइसिस ब्लाइट फोमो फोमो मतलब फोमोपिसिस ब्लाइट लगता है, और आलू में साथियों लाल सड़न नहीं लगता है। आलू में मतलब पछेती झुलसा लगता है। और साथियों जो लाल सड़न है ये हमारा गन्ने से संबंधित है। तो इसलिए तो मैंने बोला था कि आपका एक एक पर्सन में काफी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित पौधे व मतलब प्रसार विधि में से कौन सा गलत है? एक तरफ पौधे दिए हैं और एक तरफ उनकी प्रसार विधि दे रखी है। तो इनमें से आपको ऑप्शन उस ऑप्शन का सिलेक्शन करना जो ऑप्शन गलत हो। जैसे अंगूर हार्डवुड कटिंग, केला बीज,
और चाय सॉफ्ट वुड कटिंग और आपका स्ट्रॉबेरी रनर। तो साथियों इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। आपका टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर हो जाएगा, जबकि अंगूर में हार्डवुड कटिंग प्रसार की विधि है, चाय में सॉफ्ट वुड कटिंग प्रसार की विधि है और स्ट्रॉबेरी में सर रनर की प्रसार विधि है। ठीक है, केला में कोई बीज बीज की विधि नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज गलत आंसर। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए जाना जाता है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व बताना है आपको। ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी आयरन। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम राइट आंसर है इसका। अति सूक्ष्म पोषक तत्व है ये। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा है, निम्नलिखित फसलों में से प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी मीटर में आपको बतानी है। कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। ठीक है साथियों, मतलब एक तरफ आपके प्रमाणित बीज रहेंगे और एक तरफ उनकी न्यूनतम अलगाव मतलब दूरी रहेगी मीटर में साथियों। प्रश्न में ये पूछा गया है और इसके ऑप्शन साथियों ये है, ये आपके एक तरफ आपके ये फसल हो गई और ये आपकी इनकी अलगाव दूरी हो गई। ठीक है साथियों, प्रमाणित ये प्रमाणित बीज वाले ऑप्शन हो गए और इनका आपका अलगाव दूरी बताना है कि किसकी गलत है। जैसे ऑप्शन ए गेहूं 200 मीटर दूरी और ऑप्शन बी कपास की 50 मीटर दूरी, ऑप्शन सी टमाटर 25 मीटर दूरी और ऑप्शन डी फूल गोभी 1000 मीटर दूरी। तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो प्रश्न तो दोबारा पढ़ सकता है। प्रमाणित बीज है और उसकी न्यूनतम अलगाव दूरी आपको बतानी है, यह ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गेहूं की जो है न्यूनतम अलगाव दूरी 3 मीटर है साथियों। कितना? 3 मीटर। जबकि कपास की 50 मीटर सही है और टमाटर की 25 मीटर सही है, फूल गोभी की 1000 मीटर बिल्कुल सही है। 200 मीटर नहीं होता गेहूं का ये आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें इसका जो पूछा है इन्होंने कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित युग्मन पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ बीज का वर्ग है और दूसरी तरफ उसके टैग का रंग है, जिसमें आपको सही का चयन करना है। ठीक है साथियों, मतलब एक तरफ तो आपका ये बीज का वर्ग है, ये बीज के वर्ग हो गए और ये आपके उसके टैग हो गए। ये आपको चयन करना है कि निम्न में से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। सही का चयन करना है आपको। जैसे ऑप्शन है प्रजनक बीज सुनहरा पीला टैग, बी में आधार बीज सफेद टैग, प्रमाणित बीज नीला टैग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि प्रजनक बीज का जो टैग होता है सुनहरा पीला टैग होता है, आधार बीज का सफेद टैग होता है, प्रमाणित बीज का नीला टैग होता है। तो साथियों इस प्रश्न से आपको कितने परसेंट मिल गए? 6%, ये 3% मिल गए इस प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और मुझे इतना मैं बता दूं साथियों, आपको ये जो सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और वास्तव में आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की है। आपको इस टेस्ट को दे रहे होंगे, आपको लग रहा है अभी होगा।
प्रश्न नंबर 16 है साथियों। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से माहू की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है? प्रोड, निफ, प्रोड और निफ या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। माहू की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है? प्रोड, निफ, प्रोड और निफ या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा माहू को क्षति पहुंचाने वाली जो अवस्था है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोड और निफ दोनों ही ये अवस्था है जो माहू माहू की क्षति पहुंचाने वाली दोनों ही अवस्था है, प्रोड और निफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चकुंदर, ऑप्शन डी जौ। तो 17 का आपको आंसर बताना है। तो बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी चकुंदर। बोल्टिंग की जो क्रिया है साथियों चकुंदर और एक फसल हो रहा है उसका नाम है प्याज। चकुंदर और प्याज में बोल्टिंग की क्रियाएं की जाती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है उसे कितने रातब की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 3.5 kg, ऑप्शन बी 4.5 kg, ऑप्शन सी 5.5 kg, ऑप्शन डी 6.5 kg। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका। और साथियों इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो ये आपकी जैसे भैंस, ठीक साथियों, और गाय, भैंस को साथियों 2.5 लीटर पे 1 किलोग्राम रातब देंगे और साथियों गाय को देंगे आपका 3 लीटर दूध। अगर कोई गाय देगी तो उसको 1 किलो रातब देंगे। ठीक। तो और साथियों जो हमारे जैसा बछड़ा हुआ, बछिया हुआ, उनके जीवन निर्वाह के लिए 1 किलो रातब की जरूरत पड़ेगी। और जैसे सांड हुए या कटरे हुए भैंसा, उनको साथियों 1.5 किलो रातब की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा कि 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको कितने रातब की जरूरत होगी। तो इसका राइट आंसर 5.5 kg, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक है? तो कौन सी नस्ल है जो संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक है? ऑप्शन ए जर्सी, ऑप्शन बी लाल सिंधी, ऑप्शन सी रेड डेन और ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों होलिस्टीन फ्रीजन। तो संसार में सबसे अधिक जो दूध उत्पादक है गाय की नस्ल बतानी है आपको। तो इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक है उसका नाम है होलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। पर्सन नंबर 20 है साथियों ये। राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1955 में हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है। भारत में प्रथम
कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम केवीके या प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 22। कैंट एक प्रजाति है, कैंट एक प्रजाति है, आपको बताना है साथियों, गेहूं की, जई की, जौ की या बरसिम की। कैंट एक प्रजाति है, ये बताना है आपको, इसमें किसकी है ये, गेहूं की, जई की, जौ की या बरसिम की। प्रश्न नंबर 22 चला हुआ है साथियों ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कैंट एक प्रजाति है जई की। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं साथियों। मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है। मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है। ऑप्शन ए रिले फसली का, ऑप्शन बी अंत्य फसली का, ऑप्शन सी समांतर फसली का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र जो उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रिले फसली का ये उदाहरण है, आलू, गेहूं, मूंग। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। तो एसएसपी की बात पूछ ली इन्होंने, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी 20%। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 12% होती है सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा 12%। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज, बीज है साथियों ये, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है। तो ऑप्शन ए प्रजनक बीज, ऑप्शन बी नाभिकीय बीज, ऑप्शन सी आधारीय बीज, ऑप्शन डी प्रमाणित बीज। तो ये बताना है आपको कि एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज, आधारीय बीज या प्रमाणित बीज। आपका टाइम स्टार्ट है। तो 25 का साथियों प्रारंभिक बीज जो कहलाता है वो साथियों नाभिकीय बीज कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय बीज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी जल विघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया बतानी है आपको। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण के कारण नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 27 है साथियों, एंजाइम क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम आपको बताना है। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम जो होते हैं साथियों प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? तो केला जो अचानक सा पकेगा साथियों, किसकी वृद्धि के साथ होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन ऑक्सीजन ने, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी जी ए
और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो केले का अचानक से पकना आपको इनमें से किस के द्वारा अचानक से पकता है? तो साथियों ये है एथिलीन के कारण केला अचानक से पक जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन विटामिन, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन बताना है आपको। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। जो जल में घुलनशील है साथियों, एक तो विटामिन सी है और एक साथियों है जल में एक है बी। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, जैसे हम जल पीते हैं तो हम बस ये आवाज निकलती है बस। तो बस इस तरीके से जैसे हमें कोई जल लाया तो हम उसको ये बोलेंगे बस भाई हो गया बहुत है। तो बी और सी जल में घुलनशील है। और साथियों वसा में घुलनशील कौन कौन सी है? ए, डी, ई, के। ठीक है, क्योंकि वसा जिस पे फैट होता है तो वो मोटा होता है, उसको हम बोलेंगे अधिक। ए, डे, ई, के अधिक। इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 30। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? ऑप्शन ए ऊंची नीची भूमि के लिए, ऑप्शन बी अच्छी समतल भूमि के लिए, ऑप्शन सी भारी भूमि के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऊंची नीची भूमि के लिए ये सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया था? ऑप्शन ए लुधियाना में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी पंतनगर में, ऑप्शन डी फैजाबाद में। तो आपको जीरो टिल सीड ड्रिल जो विकसित किया गया था, इनमें से 4 स्थान दिए गए हैं, इनमें से कौन सा दिया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी पंतनगर। जो हमारी गोविंद वल्लभ भाई जो पंत जो कृषि जो विश्वविद्यालय है, तो वहीं से ये विकसित किया गया था जीरो टिल सीड ड्रिल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 32। टी एंड वी प्रणाली किससे संबंधित है? टी एंड वी प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पशुपालन विकास कार्यक्रम से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम से, ऑप्शन सी फसल उत्पादन कार्यक्रम से, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास कार्यक्रम से। टी एंड वी प्रणाली किससे संबंधित है? आपको टाइम मिल रहा है। साथियों टी एंड वी का है ट्रेनिंग एंड विजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टी एंड वी प्रणाली है जो साथियों ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है टी एंड वी प्रणाली। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। गुलाबी कंदुक कीट प्रमुख शत्रु है? तो गुलाबी कंदुक कीट जो प्रमुख शत्रु है, ऑप्शन ए अरंडी, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी कपास। तो इसमें से आपको बताना है कि किस फसल का ये हानिकारक कीट है। आपको टाइम मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी गुलाबी कंदुक कीट जो कपास का हानिकारक कीट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन से आम निम्न में से कौन से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? तो आम को आपको बताना है कि आम की कौन सी बेमौसमी प्रजाति है। ऑप्शन ए निरंजन, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी रूमानी और ऑप्शन डी हो जाएगा मूल गोवा।
तो बेमौसमी आपको प्रजाति बतानी है आम की। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, निरंजन है वो आपकी बेमौसमी प्रजाति है आम की। प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं साथियों। कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं तो उसमें मैं थोड़ा टाइम कम लेता हूं, आप लोग भी ऐसे ही बता दोगे। और कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े, उसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 5। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। हमारे जो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। इस बार साथियों मैंने इस मॉक टेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन और प्लस एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिक्सअप कर दिए हैं, और ऐसे ही मिक्सअप तरीके से आपका पेपर आएगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आएगा जब भी कोई दिक्कत नहीं, मिक्सअप आएगा जब कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 36 है साथियों, रेले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस सी सक्सेना, ऑप्शन सी डॉक्टर एम एस बेस, ऑप्शन डी डॉक्टर पंजाब सिंह। रिले क्रॉपिंग के संस्थापक आपको बताना है, टाइम आपका चला हुआ है। तो साथियों रिले क्रॉपिंग के जो संस्थापक है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डॉक्टर एम एस बेस को कहा जाता है रिले क्रॉपिंग के फादर। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या है, सही का चयन करना है साथियों। तो इस प्रश्न में आपको कम से कम आपका 6% या 7% आपको पूछ लिया गया है, और इसको मैं थोड़ा सा मैं टाइम भी दूंगा आपको। जैसे सही का चयन करना है, मूंगफली 45% तेल और 26% प्रोटीन, सोयाबीन 42% तेल और 20% प्रोटीन, सी तिल में 46 से 52% तेल और 18 से 20% प्रोटीन, और डी कुसुम में 40 से 45% प्रोटीन और 24 से 36% तेल। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि सही कौन सा है, मतलब सही या गलत, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन बताना है। कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन सही है हमारे, एक गलत है, उस ऑप्शन का चयन करना है। तो 3 ऑप्शन हमारे इसमें सही है, बाकी एक गलत है, तो वो ऑप्शन हमें पूछना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बता दें, इसको एक्सप्लेन कर दे। मूंगफली में साथियों तेल की जो मात्रा पाई जाती है 45%, और प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है 26%। ठीक है साथियों। सोयाबीन में जो है तेल की मात्रा साथियों यह होता है 20%, और प्रोटीन की मात्रा होती है 42%। इनने इसका उल्टा कर रखा है, ये चीज आपको देखनी है। उल्टा कर रखा है, जबकि जो तेल की मात्रा होती है साथियों 20% होती है, और प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में 42%। बाकी तिल में 46 से 52% तेल सही पाया जाता है, और 18-20% प्रोटीन पाई जाती है। ऐसे ही कुसुम में 40 से 45% प्रोटीन सही पाई जाती है, और 24 से 36% तेल पाया जाता है। ये चारों की चारों फसल आपके पेपर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई सा कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया गया था। इसमें कम से कम आपके काफी क्वेश्चन पुटअप है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 में क्या पूछा गया है साथियों, स्थानांतरी खेती का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए बरानी खेती, ऑप्शन बी पैरा खेती, ऑप्शन सी यथार्थ खेती, ऑप्शन डी जूमिंग खेती। साथियों इसको झ बना लीजिए, जूमिंग है, जूमिंग खेती। तो बरानी खेती, पैरा खेती, यथार्थ खेती और जूमिंग खेती स्थानांतरी खेती का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, झूमिंग खेती कहते हैं स्थानांतरित खेती को। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। ये साथियों बीज लिखा हुआ है, बीज शोध में प्रयुक्त रसायन का क्रम है।
तो साथियों जैसे हम बीज को शोध करते हैं तो उसका जो प्रयुक्त रसायनों का क्रम है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं। तो पहला है कवकनाशी, फिर कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर पहले ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन बी में दे रखा है साथियों जीवाणु कल्चर, कवकनाशी तथा कीटनाशी। ऑप्शन सी में दे रखा कीटनाशी, कवकनाशी तथा जीवाणु कल्चर। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बीज शोध में प्रयुक्त रसायनों का क्रम बताना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम बीज को शोध करेंगे सबसे पहले हम कवकनाशी का यूज करेंगे, फिर कीटनाशी का यूज करेंगे और फिर हमारा जीवाणु कल्चर का यूज करेंगे। ठीक है साथियों, तो कवकनाशी का यूज करेंगे, कीटनाशी का यूज करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे जीवाणु कल्चर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए जड़ों से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी तनों से, ऑप्शन डी सभी भागों से। आपको बताना है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे की जड़ से धुरीन का संश्लेषण होता है। जड़ से संश्लेषण होता है आपका धुरीन का, जिसको HCN भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 41। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी वाराणसी। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी आपको बतानी है कि जनपद में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी ललितपुर में लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये जाना जाता है ललितपुर लाल मिट्टी के लिए, और यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है ललितपुर। आप इस बात को भी ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 42 है, ये साथियों मृदा है। मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है। मृदा कण के घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है, आपको बताना है। आपका समय चल रहा है अब। तो मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है साथियों कम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। फेरो फेरोमोन ट्रैप्स आकर्षित करता है। ऑप्शन ए नर शलभ को, ऑप्शन बी मादा शलभ को, ऑप्शन डी गिंडार को, ऑप्शन सी गिंडार को, ऑप्शन डी मादा बग को। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। फेरोमोन ट्रैप्स आकर्षित करता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। फेरोमोन ट्रैप्स नर शलभ को आकर्षित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 44। राई सरसों के फल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी फली, ऑप्शन सी दृढ़ फल, ऑप्शन डी सिलिका। तो राई सरसों के फल को क्या कहते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों राई सरसों के फल को ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर सिलिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 है साथियों। प्रश्न नंबर 45 में क्या पूछा है। निम्न में से सही की पहचान करनी है आपको। तो एक तरफ जो आपका उनके लाल पीले कड़वाहट के कारण पूछे हैं, और उनके फिर वो पूछे कि किनके द्वारा होते हैं। जैसे ऑप्शन ए बैंगन में कड़वाहट सोलेनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, और लहसुन में गंध एलाइसिन। तो इनमें से आपका सही की पहचान करनी है। मतलब सही का मतलब यह है कि 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो कीजिए आपका इनमें से कौन सा एक गलत है। 3 आपके ऑप्शन सही है और 1 आपका गलत है, तो आपको चुनना है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका साथियों 45 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
बैंगन में जो कड़वाहट होती है साथियों, सोलेसीडीन के कारण होती है। किसके कारण? सोलेसीडीन के कारण होती है बैंगन में कड़वाहट। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। और लहसुन में गंध जो आती है एलाइसिन के कारण आती है। इसमें भी साथियों आपके 4% क्लियर हो रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने बहुत रखा है ताकि आपके 100% में ही कम से कम 200-250% हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46 शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत? ऑप्शन ए GH सल ने, ऑप्शन बी ML जेनकिंस ने, ऑप्शन सी WL जॉनसन ने, ऑप्शन डी के मेथर एवं JL जिंक्स ने। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WL जॉनसन ने शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47 ये साथियों प्रसार से संबंधित पूछ लिया है। दूरदर्शन मेला रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है। तो ये हमें माध्यम बताने की किस प्रकार के माध्यम है। ऑप्शन ए समूह संचार के, ऑप्शन बी जनसंचार के, ऑप्शन सी व्यक्तिगत संचार के, ऑप्शन डी समुदाय संचार के। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। दूरदर्शन मेला रेडियो एवं प्रदर्शनी हमें माध्यम बताने किस प्रकार के माध्यम है। तो साथियों दूरदर्शन मेला रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जनसंचार के माध्यम है। प्रश्न नंबर 48 की तरफ चलते हैं। जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय कहां पर स्थित है? जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोयटुंबुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों जैविक नियंत्रण प्रोजेक्ट का निदेशालय ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बेंगलुरु में स्थित है। जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय बेंगलुरु में स्थित है। और साथियों ये 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। 1993 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। तो रॉक फॉस्फेट का जो प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए लैटराइट मृदा में, ऑप्शन बी कपास की काली मिट्टी में, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन डी कैलकेरियस मृदा में। तो आपको बताना है रॉक फॉस्फेट का जो प्रयोग करते हैं किस प्रकार की मृदा में करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, रॉक फॉस्फेट का जो प्रयोग करते हैं लैटराइट मृदा में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50। सारे क्वेश्चन साथियों मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं और काफी टाइम लगा था, सुबह से मुझको शाम हो गया था और कुछ कारणों से मैं आपको कल शाम भी इस वीडियो को अपलोड नहीं करा पाया, लेकिन थोड़ा लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन आई जरूर वीडियो आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 50 है साथियों, मृदा में वायु CO2 की मात्रा होती है। तो मृदा में जो CO2 इस तरीके से CO2 होता है साथियों। तो मृदा वायु में CO2 की मात्रा पूछ ली है। ऑप्शन ए 0.03%, ऑप्शन बी 0.25%, ऑप्शन सी 2.50%, ऑप्शन डी 3.00%। तो आपको बताना है मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 0.25% होती है मृदा वायु में CO2 की मात्रा। तो साथियों इस बीच में हमने अपना 50% का जो 50% अपने मॉक टेस्ट क्लियर कर लिया है और अभी हमारे 50 क्वेश्चन और बचे हैं। कोशिश करता हूं कि उनको थोड़ा सा और स्पीड से पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोगों के लिए जो 100 क्वेश्चन है 120 मिनट मिलेंगे। तो साथियों कम से कम मुझे भी 100 मिनट तो चाहिए, क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो साथियों हमारा 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूं कि ये 50 क्वेश्चन आपको काफी पसंद आए होंगे और काफी एक्यूरेसी के साथ में आपने सही भी किए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो 50% है उनकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है साथियों,
प्रश्न नंबर 51, पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है। तो पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है। ऑप्शन ए आम की, ऑप्शन बी नाशपाती की, ऑप्शन सी पपीता की, ऑप्शन डी केला की। तो ये साथियों जो प्रजाति है, आपको टाइम मिल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पपीता की है। मुझे ये पूसा मैजेस्टी पपीते की उन्नत प्रजाति है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 32 में गलत का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए मूंगफली की जो खली है उसमें 7.3% नाइट्रोजन, और अलसी की खली है 4.9% नाइट्रोजन, और नीम की खली है 5.2% नाइट्रोजन, और कुसुम की जो खली है साथियों इसमें 0.9% नाइट्रोजन। तो आपको बताना है कि गलत ऑप्शन कौन सा है इसमें। आपको टाइम मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो साथियों ये जो हमारी प्रमुख फसलों में जो खली होती है तो उनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। क्योंकि मूंगफली में जो मूंगफली की जो खलियां होती है उसमें 7.3% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये भी इसका राइट आंसर है साथियों। और अलसी की जो खली है उसमें 4.9% नाइट्रोजन होती है, और नीम की खली होती है इसमें साथियों 5.2% नाइट्रोजन होती है। और जो कुसुम की जो खली है साथियों 0.9% नाइट्रोजन ना होकर 7.9% होती है। कितना? 7.9% खली होती है कुसुम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा। और इनमें से सबसे ज्यादा इसी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है कुसुम की खली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 53 प्रश्न है हमारा। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, ऑप्शन बी है फसल उत्पादन लागत में कमी करना, ऑप्शन सी है आपका उत्पादकता में वृद्धि करना, ऑप्शन डी है उत्पाद के गुणों में सुधार करना। एक बार मैं प्रश्न को फिर आपके सामने ला रहा हूं। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको, और ये आपके सामने ऑप्शन है। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है साथियों रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। ठीक है, क्योंकि रासायनिक जो उर्वरक है उनको बहुत ही मतलब उनका यूज ना करके सीधा जैविक खेती करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54। 54% में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है जिसका प्रकाशन अवधि गलत है? ठीक है साथियों, पत्रिका से रिलेटेड भी आपका एक प्रश्न फंसेगा। जैसे ऑप्शन ए खेती, इसकी जो प्रकाशन अवधि मासिक, कुरुक्षेत्र मासिक, गो संवर्धन मासिक, फल फूल मासिक। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पत्रिका का जो प्रकाशन अवधि गलत है। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो इस पर्सन के अकॉर्डिंग सही जवाब है। लेकिन गो संवर्धन जो मासिक पत्रिका नहीं है साथियों, खेती मासिक पत्रिका है, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिकाएं है, और फल फूल मासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है साथियों, और जैसे खेती और कुरुक्षेत्र ये सीधा हमारे नई दिल्ली से प्रकाशित होती हैं। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है साथियों वो संवर्धन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। मूंगफली का टीका रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी फफूंदी द्वारा, ऑप्शन सी सतकुर्मी द्वारा, ऑप्शन डी विषाणु द्वारा। आपको टाइम मिल रहा है अब।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी फफूंदी। मूंगफली का टीका रोग फफूंदी के कारण फैलता है। प्रश्न नंबर 56 है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अमल का उपयोग किया जाता है? फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अमल का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन ये हैं, साइट्रिक अमल, मौलिक अमल, टाइटरिक अमल और हाइड्रोक्लोरिक अमल। तो प्रश्न आपने सुन ही लिया होगा कि जेली बनाने में किस अमल का प्रयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, टाइम भी आपका स्टार्ट है। तो साथियों जेली बनाने में जो सामान्यतः अमल जो प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा ए, साइट्रिक अमल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं, अंधी गुड़ाई किस से संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी सूरजमुखी में, ऑप्शन डी गन्ना में। अंधी गुड़ाई आपको बताना है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो अंधी गुड़ाई जो संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गन्ना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं, सही का चयन करना है आपको कि ऑप्शन नंबर ए इटावा अग्रगामी योजना 1948 में, सामुदायिक विकास योजना 1952 में और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना 1953 में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको चयन करना है, टाइम आपका भी स्टार्ट हो रहा है, सही का चयन करना है आपको। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इटावा अग्रगामी योजना 1948 में शुरू की गई थी, सामुदायिक विकास योजना 1952 में शुरू की गई थी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना साहित्य 1953 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं, जनसंचार की मुख्य विधि है, ऑप्शन ए प्रदर्शन, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी पर क्षेत्र भ्रमण और ऑप्शन डी समूह चर्चा। ठीक है साथियों, जनसंचार की मुख्य विधि बताना है आपको, ऑप्शन आपके सामने है, जनसंचार की मुख्य विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूह चर्चा हो जाएगा जनसंचार की मुख्य विधि। जनसंचार की मुख्य विधि क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी समूह चर्चा। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं, पनामा विल्ट अवरोधी केला की कौन सी प्रजाति है? तो पनामा विल्ट अवरोधी केला की कौन सी प्रजाति है, ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन ए बसराई, ऑप्शन बी रस्थली, ऑप्शन सी पूवन, ऑप्शन डी लाल केला। तो पनामा विल्ट अवरोधी केला की कौन सी प्रजाति है आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पनामा विल्ट अवरोधी केला की पूवन प्रजाति है, सी इज राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं साथियों, टमाटर की चटनी बनाने में निम्न में से परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, टमाटर की चटनी बनाने में निम्न में से किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है, परिरक्षण का? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 62, जिबेरिक एसिड निम्नलिखित में से किस नियंत्रित करता है? तो जिबेरिक एसिड निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करता है, किसे कीजिए इसे, किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फलों का गिरना, ऑप्शन बी फलों को पकाने के लिए, ऑप्शन सी वनस्पतिक वृद्धि के लिए, ऑप्शन डी फूलों का झड़ने से बचाने के लिए। तो आपको बताना है जो जिबेरेलिक एसिड है उसका क्या यूज होता है, फलों को गिरना, फलों को पकाने के लिए, वनस्पतिक वृद्धि के लिए, फूलों को झड़ने से बचाने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। प्रश्न ये है, देख लीजिए आप, ये इसके ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जिबेरेलिक एसिड का जो प्रयोग किया जाता है, प्रश्न नंबर इसका आपका प्रश्न नंबर 62 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पतिक वृद्धि के लिए किया जाता है आपका जिबेरेलिक एसिड का प्रयोग। प्रश्न नंबर
63 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 63 में क्या पूछा गया है? ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साथियों, ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अगेती फसल लेना, ऑप्शन बी बेमौसमी उत्पादन लेना, ऑप्शन सी फसल को बीमारियों से बचाना, ऑप्शन डी फसल की अतिवृष्टि से सुरक्षा। तो ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है। आपका टाइम स्टार्ट है। तो ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने का प्रमुख उद्देश्य साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बेमौसमी उत्पादन लेना संबंधित है। ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने का प्रमुख उद्देश्य है बेमौसमी उत्पादन लेना, क्योंकि ग्रीन हाउस में कोई भी सब्जी बोल लीजिए किसी भी टाइम, बेमौसमी के टाइम पर आप कभी भी कुछ भी बो सकते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है। प्रश्न नंबर 64 है, अमेरिकन कपास की बीज दर आपको बताना है। ऑप्शन ए 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ऑप्शन बी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ऑप्शन सी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ऑप्शन डी 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अमेरिकन कपास की बीज दर बताना है प्रश्न नंबर 64 में। तो साथियों, आपका टाइम भी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अमेरिकन कपास की बीज दर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है साथियों? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड चक्र, ऑप्शन बी पेटोस चक्र, ऑप्शन सी एवायु श्वसन और ऑप्शन डी ग्लाइकोलिसिस। तो क्रेब चक्र का दूसरा नाम आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये देख लीजिए प्रश्न इस तरीके से। तो साथियों, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड चक्र, और साथियों इसको TCA के नाम से भी जाना जाता है। TCA नाम से भी जाना जाता है क्रेब्स चक्र को, और इसका जो दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड चक्र है। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं साथियों। निम्न में से सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन ए आम में, ऑप्शन बी खजूर में, ऑप्शन सी खरोंदा में, ऑप्शन डी सेब में। तो सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है प्रश्न नंबर 66 में। तो सबसे अधिक जो लोहे की मात्रा पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, करोंदा में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं, 67 की। ये बेर है। बेर के पेड़ की काट छांट कब की जाती है? तो बेर के पेड़ की काट छांट कब की जाती है? ऑप्शन ए बरसात में, ऑप्शन बी जाड़े में, ऑप्शन सी बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। तो बेर के पेड़ की काट छांट आपको बतानी है बरसात में, जाड़े में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो बेर है उसके पेड़ की जो काट छांट की जाती है ग्रीष्म ऋतु में की जाती है साथियों। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68, लोकाट लोकाट किस कुल का सदस्य है? ये बोलने में जब टाइप किया तो उसी में मिस्टेक हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं ना। लोकाट है वो किस कुल का सदस्य है? प्रश्न में ये है लोकाट किस कुल का सदस्य है। ऑप्शन ए रूटेसी, ऑप्शन बी मोरेस्बी, ऑप्शन सी रोजेसी और ऑप्शन डी आपको बताना है एन एनकार्ड्रेसी। तो लोकाट किस कुल का सदस्य है आपको बताना है 68 का। तो प्रश्न नंबर सी इज राइट आंसर। लोकाट जो है साथियों ये आपका रोजेसी कुल का है, रोजेसी कुल का सदस्य है लोकाट। ऑप्शन सबके राइट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइपिंग में चलो देखेंगे, अगले बार कोशिश करेंगे कि बिल्कुल टिक टू टिक टाइप किया जाए। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। 69 की बात साथियों, 69 की बात है ये हमारा। उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने का उपयुक्त समय कौन सा है?
तो अंगूर रोपने का उपयुक्त समय ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी मार्च अप्रैल, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी दिसंबर जनवरी। तो उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने का उपयुक्त समय बताइए आप 69 में। तो साथियों उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने का उपयुक्त समय साथियों दिसंबर और जनवरी में अंगूर की रोपण किया जाता है। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए प्रोह की काट छांट का उत्तम समय क्या है? तो मैदानी क्षेत्र में अमरूद के बहार नियंत्रण के लिए तो प्रो की काट छाट मतलब जो थोड़े बहुत उसके वो काट देते हैं, शाखा या ऊपर की टहनियां काट देते हैं, वो किस मंथ में काटते हैं? ऑप्शन ए फरवरी मार्च में, ऑप्शन बी अप्रैल मई में, ऑप्शन सी जुलाई अगस्त में, ऑप्शन डी सितंबर अक्टूबर में। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए प्रोह की काट छाट का उत्तम समय साथियों ऑप्शन 70 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फरवरी और मार्च में बहार नियंत्रण के लिए प्रोह की काट छांट की जाती है, फरवरी और मार्च में अमरूद के पौधे की। ए इज राइट आंसर, फरवरी मार्च इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। ललित कौन से फल की किस्म है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी लेमन। तो ललित बताना है आपको किस फल की किस्म है, अंगूर, अनार, अमरूद, लेमन। आपको टाइम मिल रहा है अब। एक बार प्रश्न भी पढ़ लीजिए। ललित कौन से फल फसल की किस्म है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अमरूद। अमरूद जो है, अमरूद की जो किस्म है वो ललित है। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है साथियों? तो ये केंद्रीय उपोषण है साथियों, ये उपोषण उपोषण इस तरीके से। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये ऑप्शन है श्रीनगर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी बीकानेर में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, देखो साथियों अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में तो उसको मैं बोल के मैं आपको सही करा रहा हूं। आगे से अगला जो टेस्ट होगा इस पर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि ये एक बार पीडीएफ बनाने के बाद में दोबारा पीडीएफ देखी नहीं गई, इस वजह से इसमें मिस्टेक हो रही है। क्योंकि आप लोगों को जो टाइम दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं लेट हो रहा था, लेकिन ऑप्शन सभी के मैंने तैयार कर लिए थे पहले ही। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन डी सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षक क्या मिलाया जाता है? तो फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने में स्थायी संरक्षक क्या मिलाया जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी सरखरा। तो फल एवं सब्जियों को संरक्षण करने के लिए, उनको लंबे समय तक चलाने के लिए उनमें साथियों पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज करते हैं, और टमाटर की चटनी में बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी कोयल। तो राजकीय पक्षी की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, आपको बताना है। टाइम आपका स्टार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बाराबंकी, ऑप्शन डी बस्ती। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो शहर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बलिया है, और ये बिहार से सटा हुआ जनपद है। प्रश्न नंबर
76 की बात करते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या आपको बतानी है। 76 का आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या साथियों 7 है। ऑप्शन नंबर इज सी इज का राइट आंसर हो जाएगा। 7 जनपद है हमारे, जैसे बांदा, चित्रकूट, ये जो जालौन, ये सब हमारे बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र हैं। ऐसे ही अन्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। 77 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी मैनपुरी, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी मथुरा। प्रश्न पढ़ लीजिए। आपको मयूर संरक्षण केंद्र बताना है आपको कहां पर स्थित है। टाइम अब आपको मिल रहा है अब। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मयूर संरक्षण केंद्र। साथियों आपका हो जाएगा 77 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मथुरा में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी शामली। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है आपको बताना इसका राइट आंसर। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अपना प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 79, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा क्या स्रोत है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी कुआं। 80 का टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है साथियों नलकूप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो एक तरफ जनपद दे रखे हैं, एक तरफ उससे संबंधित ये बता रहे हैं कि कौन किसके लिए जाना जाता है। जैसे ऑप्शन ए मुरादाबाद पीतल, ऑप्शन बी सहारनपुर कागज, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ अमरूद, ऑप्शन डी बरेली फर्नीचर। तो साथियों अभी मैंने आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 81 के लिए। तो साथियों अभी मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले अभी क्वेश्चन पुटअप भी किया था। आंवला किस जनपद के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आंवला है प्रतापगढ़ के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मुरादाबाद पीतल नगरी कही जाती है, सहारनपुर में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और बरेली फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन प्रतापगढ़ साथियों अमरूद के लिए प्रसिद्ध नहीं है। प्रतापगढ़ आपका आंवले के लिए प्रसिद्ध है। अमरूद के लिए साथियों इलाहाबाद और लखनऊ प्रसिद्ध है। इलाहाबाद सफेदा। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी भदोही, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कालीन नगरी उत्तर प्रदेश के ऑप्शन नंबर बी भदोही जिले को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश के नाम से नाम दिया गया था? पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कब से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, किस सन से? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1948। तो आपका टाइम स्टार्ट है साथियों। तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था और इसे साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। ठीक है साथियों।
प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। मंजिल अब हमारी करीब है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बिरहा पूर्वांचल, ऑप्शन बी रसिया ब्रजभूमि, ऑप्शन सी आला बुंदेलखंड, ऑप्शन डी कजरी पूर्वांचल। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कजरी पूर्वांचल का नहीं है, जबकि ये अवध का है। किसका साथियों? अवध का है कजरी। और बिरहा पूर्वांचल का है, रसिया ब्रजभूमि की है, आला बुंदेलखंड का है, और कजरी हमारा पूर्वांचल का ना होगा, अवध का हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 85 की बात करते हैं साथियों। बनारस में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन बी एनी बेसेंट द्वारा, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय द्वारा, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो बनारस में जो की गई थी आपके केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना निम्न में से किन के द्वारा की गई थी? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, एक बार प्रश्न भी पढ़ लीजिए। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में साथियों केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं साथियों। और एग्रीकल्चर और प्लस यूपी का सीजन आप मतलब सेशन आपको समझ में आया होगा काफी, और काफी हार्ड क्वेश्चन भी को काफी इजी क्वेश्चन भी और मॉडरेट क्वेश्चन मैंने पूछे थे। अब प्रश्न जो भाग करते हैं, भाग 3 की बात करते हैं। ये हमारा 86 से 100 तक कंप्यूटर चलेगा, और आशा करता हूं कंप्यूटर में भी आपका अच्छा स्कोर बनेगा। 15 में से कम 13-14 क्वेश्चन आपका बनेगा, 12-13 कम से कम। जैसे प्रश्न नंबर आपका 86 है, ईमेल का पूरा नाम, ईमेल का पूरा नाम बताना है साथियों। ईमेल का पूरा नाम, तो ईमेल का पूरा नाम इंग्लिश मेल, ऑप्शन ए, बी में इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी में इंसेशनल मेल, डी में इलेक्ट्रिक मेल। तो ईमेल का पूरा नाम बताना है साथियों। 86 में आपका क्या आंसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल है साथियों ईमेल का पूरा नाम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 की। प्रश्न नंबर 87 में क्या पूछा है? ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लिंकन गोलियट्सबर्ग को, ऑप्शन बी बिल गेट्स को, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन डी रे टॉमलिंसन को। तो ईमेल के जन्मदाता आपको बताना है 87 प्रश्न में, आपको टाइम मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 88। डब्ल्यू के आविष्कारक है? ऑप्शन ए टीम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स वेबर, ऑप्शन डी वान न्यूमैन। डब्ल्यू के आविष्कारक बताना है आपको 88वें प्रश्न में, आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, टीम बर्नर्स ली है डब्ल्यू के आविष्कारक। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं साथियों। 89, जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए रोडवे, ऑप्शन बी पाथवे, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन सी गेटवे। ये रोड लिखा हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? रोडवे, पाथवे, बस या गेटवे। जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं साथियों? 89% में आप बताना है आपको आंसर। टाइम आपका स्टार्ट है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेटवे। दो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे साथियों गेटवे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 90 की तरफ। प्रश्न नंबर 90 में क्या है?
डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी टेप। तो डॉट मैट्रिक्स किसका एक उदाहरण एक प्रकार है, आपको बताना है। टाइम आपको मिला हुआ है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं साथियों। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ऑप्शन ए हार्डवेयर का, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं साथियों। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? मतलब क्या संस्था ने किया था, मतलब किस संस्था द्वारा किया गया था परम सुपर कंप्यूटर का विकास? तो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी डेक द्वारा, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी बर्क द्वारा। एक बार प्रश्न को आप देख लीजिए। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी सी डोक और आपका आईआईटी दिल्ली और भारत। तो साथियों 92 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सी डेक द्वारा आपका परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं साथियों। गूगल क्या है? ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी वायरस। आपको बताना है गूगल क्या है। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों कंप्यूटर के ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया नहीं था, फिर भी इतना हल्के भी नहीं, इतने आसान भी नहीं है, और टाइम में आपको इसमें कम दे रहे हैं क्योंकि फिर भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 95 क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस आपको बताना है कौन सा है। तो साथियों आपको टाइम मिल रहा है अब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न में से इनपुट जो डिवाइस है वो कीबोर्ड है, जबकि ये साथियों तीनों हमारे कौन है? आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 96 में क्या पूछा गया है? वेब पेज एक वेड मतलब वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? यूआरएल, एंकर, रेफरेंस या हाइपरलिंक। आपको टाइम मिल रहा है अब। और साथियों मैंने अपनी तरफ से जी जान लगा दिया था इसको बनाने में, और आप भी कभी मैं बहुत बेहतर प्रदर्शन चाहता हूं, और सबका आशा करता हूं स्कोर आपका बहुत अच्छा आया होगा। ईमानदारी से मुझको इसमें बताना, और मेरे चैनल के साथ में आप जुड़ जाइए, समस्त वीडियो देख लीजिए। इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल की पढ़ाई कराते हैं और किस लेवल के हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। और मैं नहीं मानता कि आपको इनसे बाहर कुछ परीक्षा में देखने को मिल जाए। आप इस मॉक टेस्ट से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे हो, तो उनको सबको नोट कर लीजिए अपने पास में कि इस तरीके के भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर।
तो इसका जो 96 का है प्रश्न नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं। HTML का पूरा नाम बताना है साथियों। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर हाइपर टच मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर टच मेल लैंग्वेज। तो HTML का पूरा नाम बताना है साथियों। इसमें आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं साथियों। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। तो आपको टाइम मिला हुआ है अब। तो साथियों 98% का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है साथियों। मॉनिटर नहीं है, बाकी मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये तीनों ही हमारे इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर साथियों ये आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 99 की बात करते हैं साथियों। LCD का पूरा नाम बताना है आपको। LCD का पूरा नाम, जिसके जो ऑप्शन ये दिए गए हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में लेड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन सी में लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन डी में है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो LCD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो साथियों प्रश्न नंबर 99 का ए इज राइट आंसर। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की फुल फॉर्म है। और अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों हमारा ये है 100 गणना। प्रश्न नंबर 100 है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मोडम, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ALU। तो आई होप वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। ये मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी आपका सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और हमने जिस मेहनत से ये बनाया है उसी मेहनत के साथ में आपने ये इस वीडियो को देखा होगा, ये मॉक टेस्ट किया होगा। और मैंने आपको बता दिया था कि ये कॉपी पेन ले लीजिए और फिर आपने उसमें राइट आंसर भी चुने होंगे। नेगेटिव कटने के बाद में आपका जो भी क्वेश्चन आपका बना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के बेस पे साथियों मैं आपका देख लूंगा कि लेवल आपका भी किस लेवल का चल रहा है। अगर स्कोर आपका अच्छा आएगा तो मैं अभी इससे अच्छे अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मुझे आपका लेवल थोड़ा अभी डाउन लगा तो अभी इसी लेवल के क्वेश्चन आपको अगले मॉक टेस्ट में कराऊंगा। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं इसमें आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। और जो भी साथी स्कोर लिखे वो अपने जनपद का नाम हमें अवश्य लिख दे ताकि हमें यह भी पता चले कि कौन सा जनपद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़िया फोकस कर रहा है। और साथियों जो मैंने आपको टाइम बोला था कि लगभग 90 से 100 मिनट के करीब मुझे भी चाहिए, तो आपको तो मिलेगा लगभग 120 मिनट का टाइम साथियों। लेकिन मैं आपको लगभग 100 मिनट के आसपास की वीडियो में ही ये 100 क्वेश्चन पुटअप करा दिए हैं। और ये 100 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम साथियों 200 के करीब क्वेश्चन है और सबको एक्सप्लेन भी कराना
आपको टाइम भी देना, इस बीच में आपको फिर भी मैंने 20 मिनट छोड़ दिए हैं। ठीक इसी तरीके से आपको टाइम की और प्लस एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और इन्हीं वाणी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।